नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको करंट अफेयर जीएसटी क्लास से रेगुलर मिल जाए और उसी मुहिम में है प्रयासरत अभी भी। और देखते हैं जब कभी आपका एग्जाम होने वाला होगा तो कुछ भी है तो आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, उसके माध्यम से हम कम्युनिकेट करेंगे आपसे। ठीक है। और अभी तो हम आपको करंट अफेयर जो हमारा पेंडिंग चल रहा था उसको पूरा कर रहे हैं अभी 1, 2, 3। ठीक है। 1, 2, 3 सितंबर 2024 की न्यूज मिल जाएगी, फिर 4, 5, 6, 7, 8 की न्यूज भी प्रोवाइड कर देंगे। वो भी आज से कल तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, राइट। मिसिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, ये न्यूज डेली पढ़ते रहना। और जीएस के हमारे जैसे नोट्स हैं, हमारे मार्केट में भी जैसे नोट्स हैं, उनके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बस सीधी बात ये है। चलो क्वेश्चन देखो। तो इसमें क्या बात करते हैं कि वर्तमान समय में भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां है ना, ये क्वेश्चन हमारा है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लीजिए किसी भी एग्जाम के लिए, तो वैसे तो 18, 22, 25 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी लेटेस्ट में 2 सितंबर को 4 कंपनी ऐड हो गई हैं। मतलब कहने का क्या है कि इनकी संख्या अब हो गई है 25। यानी एक समय पर 18, फिर 18 में 3 ऐड, फिर 21, 21 में 4 ऐड, तो हो गई 25। राइट। इसका मतलब एकदम से नवरत्न कंपनियों में इजाफा हुआ है। जिनका डेटा सही ना हो वो डेटा अपडेट कर लेना अपना। ठीक है। कभी संख्या 12, 13 होती थी, आप देखिए जस्ट दोगुनी संख्या हो गई ना। तो ध्यान रखेंगे, ये तो एक कहानी हो गई नवरत्न। और चूंकि हमारे यहाँ जो पीएसईज हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ना, जिनको बोलते हैं सार्वजनिक कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां, इनकी ही 3 कैटेगरी है। एक है महारत्न, एक है नवरत्न और एक है मिनी रत्न। अब इनकी सबकी कंडीशन है, ठीक है, कि कब कौन कैसे बनेंगे ना। तो ये तो 1997, ये 1997 और ये 2009। ठीक है। इनकी संख्या है 13, इनकी संख्या 25 और इनकी तकरीबन संख्या बैठेगी 76। थोड़ा अपडेशन तो खैर होता ही होता है कि संख्या कितनी आई, बढ़ गई, घट गई, बड़ा मुश्किल है मैनेजमेंट कर पाना। यही वजह करंट अफेयर पढ़ाने के लिए हमको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो बच्चे सिविल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या जो आरओ पीसीएस या ठीक है इस प्रकार की कोई एग्जाम यूपीएससी तैयारी करते हैं, तो एक बार जरूर हमसे आप किसी भी कोचिंग में दाखिला लीजिए। बट एक बार जरूर हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम हो सकता है आपकी कुछ फीस भी कम करा दे और डिस्काउंट भी करा दे। थोड़ा सा हम सिविल इंस्टीट्यूट के प्रयासरत में है, तो उसमें थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी ना। तो एक तो ये आंसर हो गया। अब कंपनी कौन कौन सी है उनको देख लेंगे हम लोग। ठीक है। अब इसको पढ़ाने का भी टॉपिक है, फिर जब टाइम मिलेगा तो देखेंगे। अब इसमें देखते हैं कौन कौन कंपनियां अटैच हुई हैं, इनको देख लेंगे। भारत सरकार ने 2 सितंबर, ठीक है, 2024 को 4 सरकारी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। ये सब अपने इनकम बिजनेस के आधार पे बनेंगे नवरत्न। सबकी बनने कंडीशन है, क्या क्या फायदे होते हैं ना, तो ये सब तो पढ़ा नहीं पा रहे। अब इसमें 4 कंपनी कौन सी है? 22 नंबर पे आई है रेलटेल, कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं रेलटेल। फिर है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, यानी एनएचपीसी हो जाएगा। 24 नंबर पे है सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एससीआई। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है। तो ये सब मिला के आपकी 4 कंपनी और हो गई। तो सब मिला के संख्या जो कंपनी की हो गई वो 25 हो गई नवरत्न कंपनी की। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। भारत सरकार ने भारत सरकार ने किस राज्य में सेमी कंडक्टर उत्पादन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। एक ऑप्शन यहीं पर कर लीजिए, हरियाणा। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन का कमेंट करके बताने का प्रयास किया करो, इसका क्या आंसर। मान लो आप कहीं से पढ़ते हो, मैं तो गैप करके न्यूज पढ़ाता हूं, बट अगर आप पढ़ते होंगे तो कुछ न्यूज जो हमारी कॉमन होंगी जरूर मिल जाएगी आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात की बात कर रहे हैं। अब इसकी पढ़ लेंगे व्याख्या तो सब सारा डाउट खत्म हो जाएगा। हालांकि इंडिया बहुत जोर से ध्यान दे रहा है चिप बनाने के मामलों में ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या है लिखा है, केंद्र सरकार ने सेमी कंडक्टर उत्पादन के लिए गुजरात के साणंद में कायंस
टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना पर कुल 3307 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इस प्लांट से प्रतिदिन 63 लाख चिप तैयार की जाएगी, क्योंकि आपको पता है टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, चिप की इंपॉर्टेंस तो होती ही होती है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने किन देशों का दौरा किया है? ये रिसेंट की बात है, सितंबर की ही बात है, अभी 4-5 तारीख में गए हुए थे वो। इसमें एक ऑप्शन ब्रुनोई है, सिंगापुर है, जापान और प्रोक्सरी। क्या हो सकता? तीनों में गए थे या दो में गए थे या एक में गए थे? तो वैसे तो दोनों में गए हुए थे ना। सबसे पहले ब्रुनोई गए, फिर सिंगापुर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 5 सितंबर के बीच, 3 से 5 ब्रुनोई एवं सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। वो द्विपक्षीय वार्ता के लिए ब्रुनोई की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, द्विपक्षीय मतलब बाइलेटरल, दो देश। ट्राइलेटरल 3 पक्षी, इससे ज्यादा हुए तो बहुपक्षी मल्टीलेटरल। तो कभी कभी समझ नहीं आता पक्षी क्या है। ब्रुनोई और सिंगापुर दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रुनोई में जहां हाइड्रोकार्बन कच्चे तेल के अपार भंडार हैं, वहीं सिंगापुर से भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई कह सकते हो ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी 3 से 4 सितंबर को ब्रुनोई और 4 से 5 सितंबर कहां होंगे? सिंगापुर। सिंगापुर ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से है? सिंगापुर से है। क्वेश्चन एक है बट उससे जुड़े संबंधित आंसर कई मिल सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अभी हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने अबू धाबी में अपना परिसर खोला है? अभी हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने अबू धाबी में अपना परिसर खोला है? और इसके ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी। द राइट आंसर इज आईआईटी दिल्ली। अब देख लेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन अल जायद अल नाहयान, ये है अबू धाबी के प्रिंस। ठीक, थोड़ा नाम बड़ा है। आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर का उद्घाटन किया गया। पहले बैच का स्वागत किया गया। भारतीय दूतावास के अनुसार 52 छात्रों का बैच कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग और ऊर्जा इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल करेगा या बीटेक डिग्री प्रोवाइड करेगा। आईआईटी दिल्ली का जो परिसर खोला गया है वो कहां खोला गया है? यूएई के अबू धाबी में। ठीक है, इसके बाद देखते पॉइंट अगला क्या है। चलिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद यहां ऑप्शन मिसिंग हो गए। अभी हाल ही में किस राज्य ने अपनी विधानसभा में महिला एवं बाल अपराध को रोकने के लिए अपराजिता बिल पास किया है? और कुछ ऑप्शन इस तरीके से रहेंगे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कुछ इस तरीके के ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर समझते हैं। अभी एक डॉक्टर के साथ जो इंसिडेंस हुआ, वो घटना बड़ी फेमस थी कोलकाता पश्चिम बंगाल की, उसी के ये फेवर में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य के लिए आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता में कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए अपराजिता विधेयक पारित किया है। ये संशोधन बलात्कार और, ठीक है, बलात्कार और बाल उत्पीड़न से संबंधित है। बाल शोषण के लिए दंड को और अधिक कठोर बनाता है, मतलब कई मामलों में अब आपको उम्र कैद हो जाएगी या मृत्युदंड हो जाएगा अगर कोई इस प्रकार की एक्टिविटी हुई। ऐसा कई बार इस बिल में लिखा है कि जैसे किसी प्रकार से सामूहिक बलात्कार हुआ, महिला नहीं मरी, कोमम चली गई तो भी मृत्युदंड है, मर गई तो भी मृत्युदंड। कई मामलों में ऐसा किया गया है क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में किस संस्थान ने अपना नया ध्वज और प्रतीक
चिन्ह बनाया है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, रेलवे बोर्ड, सर्वोच्च न्यायालय, गृह मंत्रालय। कमेंट करिए, आप लोग बताइए क्या सही आंसर होगा। तो इसमें राइट आंसर किसके साथ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय। अब पढ़ लीजिए इसमें व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ है कि उस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है 26 जनवरी 1950 और इसकी जो वर्किंग है वो है 28 जनवरी 1950। तो ध्यान रखेंगे ये 75 नंबर की वर्षगांठ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया जो न्यायपालिका गरिमा और उसकी विरासत का प्रतीक है। ध्वज पर संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्तो जया अंकित है जो न्याय और सत्य की स्थापना का संदेश देता है। प्रतीक चिन्ह में सर्वोच्च न्यायालय भवन है, अशोक चक्र है और उसमें संविधान की पुस्तक भी है। ध्यान रखेंगे संविधान की पुस्तक, तीन चीजें हैं उस जो ध्वज पे। क्या क्या चीजें हैं? एक तो सर्वोच्च न्यायालय भवन है, अशोक चक्र है और उसमें वो पुस्तक भी है संविधान वाली। ठीक है, जो न्यायपालिका की प्रतिबद्धता और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित है। बिल्कुल ब्लू कलर का है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल इसी रंग का वो ध्वज बनाया गया है सर्वोच्च न्यायालय का। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या पॉइंट है अगला? हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एक हुरुन की लिस्ट है, एनजीओ है, ग्लोबल और इंटरनेशनल और इंडिया लेवल पर लिस्ट जारी करता है। ऑप्शन है मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, रतन टाटा, शिव नादर। चारों लोग दिए गए हैं और चारों लिस्ट में है, लेकिन सबसे अमीर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम अडानी। ठीक, देखा होगा राहुल गांधी जी बहुत नाम लेते हैं इन सबका। अब ये पढ़ लेंगे यहां पर हम लोग। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने मुकेश अंबानी को पछाड़ा है। गौतम अदानी ये उनकी कुल संपत्ति, मुकेश अंबानी ये कुल संपत्ति, शिव नादर ये संपत्ति। ये तीन लोग क्रम से हैं, एससीएल हो गए, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी को तो आप लोग जानते ही जानते हो। इसके बाद क्या है? देश में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वालों की संख्या बढ़कर 1539 हो गई 2024 में। इसमें 220 लोगों की बढ़ोतरी भी हुई है। जेप्टो कंपनी के सह संस्थापक सबसे कम उम्र के अमीर हैं। इनकी संपत्ति है 3600 करोड़ रुपए, 21-22 वर्ष के हैं। ठीक है, तो हुरुन वगैरह की लिस्ट एग्जाम में आती है, इनको पढ़ लेना कौन सबसे अमीर व्यक्ति है ना। चलो, इसके बाद क्या है पॉइंट अगला? मूडीज रेटिंग एजेंसी किस देश की है? अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन। राइट आंसर अमेरिका है। देखिए मूडीज है, फिच है, एस एंड पी है, ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। क्या है ये? ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। और इसमें मूडीज ने कुछ भारत की रैंक को सेट किया हुआ है। तो मूडीज ने भारत की आर्थिक मूडीज ने भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 7.2% बताया है 2024-25 के लिए। फिच ने भारत की रेटिंग को, ये भारत की रेटिंग थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे, ये पूछी जाती है एग्जाम में, भारत की रेटिंग क्या है? ये है, ये माइनस रहेगा, डैश नहीं है, माइनस है। ट्रिपल बी माइनस, उसमें कई होती है, ए प्लस, बी प्लस, ए माइनस, बी माइनस, सी प्लस, सी माइनस, डी, ऐसे बहुत सारी रहती है ना। जैसे ग्रेडिंग होती वैसे रेटिंग है। अब ज्यादा रेटिंग जैसे हाई है तो फिर इस तरीके से हो गया ना, इस तरीके से हो गया, ऐसे रेटिंग ना। और हम लोग इसमें जैसे बी प्लस 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 फिर बी माइनस में, ऐसे ना। इसके बाद क्या है? वर्ष 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? ये देखिए, ये एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार। और ये फिलिस्तीन के राष्ट्रपति रहे थे
रेमन मैग्सेसे, उन्हीं की याद में दिया जाता है। ठीक, चलो देखो कितने लोगों को दिया गया, 3 4 5 6, राइट आंसर इज 5। कौन कौन लोग हैं, कोई इंडियन है नहीं इस बार, कोई इंडियन इस बार है ही नहीं, ये ध्यान रखिए। कर्मा फुनसो भूटान, गुवेन थी नगोक फुओंग वियतनाम, फरवीजा फरहान इंडोनेशिया, मियाजाकी हयाओ जापान, थोड़ा इंपॉर्टेंट जापान वाला, ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन रूरल डेवलपमेंट, ये कहां का हो जाएगा, ये है थाईलैंड का। ठीक है, तो ये 5 लोग पाए हुए हैं, इनको आप आराम से पढ़ लीजिएगा कौन किसको अवार्ड कैसे दिया गया। राइट, अब इसके बाद क्या है, भारतीय कोई इस बार नहीं है। अभी हाल ही में सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मॉरिशस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसमें हो जाएगा, एक्चुअली में सही आंसर इसमें एक ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लो तो समस्या सही हो जाएगी, यहां श्रीलंका कर लो तो सही हो जाएगा ना। श्रीलंका जो है इसमें सही आंसर यही हो जाएगा, तो श्रीलंका के कोलंबो का मामला है, ये सही हो जाएगा ना, बाकी सब आए हैं। सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कोलंबो में किया गया, जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस 4 देशों मेन है, और बांग्लादेश और सेशल्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो पर्यवेक्षक के तौर पे शामिल हुए ना, तो ये एक पॉइंट ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहां खोला गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सब लोग। ऑप्शन है गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, बलिया, राइट आंसर गोरखपुर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल का लोकार्पण 7 सितंबर को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे, जगदीप धनखड़ ने किया है। गोरखपुर का सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल समिति के अंतर्गत संस्थापित होने वाला दूसरा विद्यालय, एक पहला यूपी में है, देश का प्रथम बालिका सैनिक विद्यालय, बालिका सैनिक विद्यालय, मथुरा यूपी। ठीक, इसके बाद दोनों लोग पढ़ेंगे बालक बालिका, क्लास 6 और 9 में प्रवेश होगा एंट्रेंस के माध्यम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, एशिया का पहला राजगिर संरक्षण केंद्र कहां खोला गया, एशिया का पहला, विश्व का पहला, ऐसा देश का ही पहला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, कौन सा राज्य है जिसने ऐसा किया है, अभी 6 सितंबर को इसका उद्घाटन भी किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश है। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री राजगिद्ध के संरक्षण के लिए गोरखपुर वन विभाग के कैंपरीगंज रेंज में स्थापित जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये एशिया का पहला राजगिद्ध, इसको बोलते हैं रेड हेडेड बल्चर, रेड हेडेड, अभी देखा होगा आप लोगों ने पेपर में, इसका जो हेड है, सर है, वो लाल है थोड़ा सा, एशियाई राजगिद्ध कहे जाते हैं ना, ये विलुप्त होने की कंडीशन में है, और ये जो गिद्ध है ये प्रकृति के सबसे बड़े सफाई कर्मी होते हैं, तो इस बात पर भी इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके बाद देखते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। फिर अगला पॉइंट क्या है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, राइट आंसर फुटबॉल है। और इसके बाद देखते हैं, गोलकीपर गुरमीत सिंह के पेनाल्टी शूटआउट में बेहतरीन बचाव की बदौलत शनिवार को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने, ये एक अलग टीम हो गई, पहली बार डूरंड कप जीत लिया है। फाइनल में उसने मोहन बागान को हराया है। तो ध्यान रखेंगे, अभी हम बताएंगे डूरंड कप की विशेषता क्या है। एक तो फुटबॉल जान गए, जीता कौन है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, और हराया किसको, मोहन बागान को, भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत है। और अब इसके बाद देखते हैं क्या है पॉइंट, यहां पर लिखा है कि डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। ये एशिया सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। ये पहला डूरंड कप शिमला में आयोजित किया गया था, ब्रिटिश इंडेक्स में पर।
इसके बाद क्या है पॉइंट अगला? प्रोजेक्ट चीता अभियान की शुरुआत कब की गई? 2020, 21, 22, 23। राइट आंसर 22। प्रोजेक्ट चीता पर वेब सीरीज बनाई जाएगी। इसका फिल्मांकन अगले माह प्रोजेक्ट चीता की दूसरी वर्षगांठ 17 सितंबर के आसपास शुरू होगा, मतलब इसी साल होगा ना, समझ रहे हैं? पहली वर्षगांठ, दूसरी वर्षगांठ। इसके बाद थोड़ा पढ़ लेंगे इसके बारे में, समझ में ज्यादा अच्छा आ जाएगा। भारत में चीता पुनरुत्पादन परियोजना और औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी, ताकि चीतों की आबादी को बहाल किया जा सके, जिन्हें 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इस परियोजना में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करना शामिल है। याद है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर में ना, तो वही देखा होगा, कुछ नामीबिया से चीते, कुछ अफ्रीका से, कुछ की डेथ हो गई थी, कुछ उसमें रह गए, मादा भी रह गए, जिसमें ज्वाला नाम की मादा जिसने 4 शावकों को जन्म दिया ना। तो कभी कभी जंगलों में ऐसे हादसे हो जाते हैं बच्चों के साथ, ठीक है, या शेर या एनवायरमेंट नहीं सूट कर तो भी हादसा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट को यही कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद तो कोई पॉइंट जो है तो बचा नहीं है, ठीक है। बाकी सभी लोग पढ़ते रहिए, अपनी बात कहते रहिए, जुड़ते रहिए। इस तरीके से क्लासेस जो है हम आपको देते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। जब लाइव आना होगा तो उसका एक हम पहले से ही आपको एक अलर्ट मैसेज या कुछ आपको हम करेंगे, ठीक है, कि हम कब लाइव आने वाले, ठीक है। अभी तो स्टार्ट रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड कर दे रहे हैं ताकि आप पढ़ लो, और कुछ कमी कुछ विचार लगे तो अपने बताना, कमेंट करना, ठीक है। कैसा लगा वीडियो ये भी आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।